सिद्धार्थ जैसे ही एक कदम आगे बढ़ा था कि उसके हाथों से जादुई बारिश होना चालू हो चुकी थी। सिद्धार्थ ने उसे छुपाने के लिए अपना हाथ जेब में डाल दिया था, लेकिन बारिश ने उसकी जेब को भी भिगोना शुरू कर दिया था। सिद्धार्थ को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में वो करे तो करे क्या। और कुछ रास्ता न देखकर सिद्धार्थ भागकर दानू के पास जाकर बैठ गया था और उसके बाद उसने अपना हाथ अपने पैरों के बीच में दबा लिया था। दानू ने जब सिद्धार्थ को ऐसे उल जुलूल हरकत करते देखा तो उसने सिद्धार्थ से सवाल करते हुए कहा, क्या हुआ भाई, सब ठीक तो है? हाँ हाँ, सब ठीक है, सिद्धार्थ ने हकलाते हुए जवाब दिया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस चीज को छुपाए तो कैसे छुपाए। तुम्हारे हाथों से इतना पसीना क्यों आ रहा है? अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है तो मैं तुम्हें डॉक्टर के यहाँ लेकर चलूं? दानू ने सिद्धार्थ से कहा। नहीं नहीं भाई, मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, सिद्धार्थ ने फिर से दानू से कहा। फिर ये तुम्हारी पैंट क्यों भीगी हुई है? दानू ने उंगली से इशारा करते हुए कहा। उसकी उंगली का इशारा देखकर सिद्धार्थ ने जब अपनी पैंट की तरफ देखा तो वह हक्का बक्का रह गया था। उसकी पैंट हद से ज्यादा भीगी हुई थी। अब क्या बोलोगे भाई? सिद्धार्थ को हक्का बक्का देखकर गुल्लू की हंसी से भरी हुई आवाज सिद्धार्थ के कानों में सुनाई पड़ी। अभी तक तो सिद्धार्थ को कोई आइडिया नहीं था कि उसे क्या बोलना है, लेकिन जब गुल्लू ने सिद्धार्थ का मजाक उड़ाया तो उसके दिमाग में एक आइडिया आ गया था और उसने दानू की ओर देखते हुए कहा, ये गुल्लू मेरे सिर पर चढ़ गया है। जब मैंने इसको गोदी में लिया तो इसने मेरे ऊपर ही टॉयलेट कर दिया। सिद्धार्थ ने जैसे ही दानू से इतना कहा कि गुल्लू की हंसी बंद हो गई और सिद्धार्थ के ऊपर चीखते हुए बोला, झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? अभी बता दूं मैं क्या हुआ है तुम्हारे साथ? ये कहते हुए गुल्लू का गुस्सा चरम पर पहुंच चुका था। बता दे भाई, अगर तेरे मुंह में जुबान हो तो बता दे, सिद्धार्थ ने गुल्लू की तरफ सिर झुकाकर फुसफुसाते हुए बोला और उसके बाद दानू की तरफ देखते हुए कहा, मैं कुछ देर यहीं बैठूंगा, अब जब तक ये सूख नहीं जाता। इतना कहकर वह हाथ पैरों के बीच में डालकर बैठ गया था। उसके हाथों से जादुई बारिश होने की स्पीड तो कम हो गई थी, लेकिन अभी भी उसके हाथों से कुछ बूंदें टपक कर बेंच से बहती हुई नीचे गिर रही थी। विदित हो, ऐसा सिर्फ सिद्धार्थ के साथ नहीं हो रहा था, ऐसा सिद्धार्थ को खोज रहे शिंजो के साथ और युवराज रुद्रदेव के साथ भी हो रहा था। शिंजो को तो समझ में नहीं आया कि आखिर में उसके हाथों से ये बारिश होना क्यों शुरू हो गई है, लेकिन युवराज रुद्रदेव तुरंत समझ गए थे। कुलगुरु आखिर में पिताजी के कवच को क्यों जगा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि इंद्र नगर पर कोई आफत आ गई हो? युवराज रुद्रदेव ने अपने आप से कहा। विदित हो, युवराज रुद्रदेव रॉकी और शांति देवी के साथ शांति देवी की गाड़ी से सिद्धार्थ को हर उस पॉसिबल जगह पर तलाश रहे थे जहां पर सिद्धार्थ हो सकता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब तक किसी चीज का उचित समय नहीं आता तब तक हमारी उससे मुलाकात नहीं हो सकती। इसके लिए हम चाहे जितनी कोशिश कर लें। युवराज रुद्रदेव के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। सिद्धार्थ को तलाशने में वो पूरी ताकत झोंक रहे थे और शांति देवी उनकी मदद कर रही थी, लेकिन ना तो उन्हें अब तक सिद्धार्थ का पता चला था और ना ही शिंजो का, जिसके बारे में उन्हें उस डॉक्टर ने बता दिया था जिसने रणवीर प्रताप के द्वारा मारी गई गोली को निकाला था। कैसा कवच युवराज? आप कैसी आफत की बात कर रहे हैं? युवराज रुद्रदेव को अपने आप से बातें करते देखकर गाड़ी चला रही शांति ने सवाल किया। यह अत्यंत संकट का विषय है चाची। शायद इंद्रनगर पर कोई नया खतरा मंडरा रहा है या फिर पुराना खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसलिए कुलगुरु विचित्रवीर मुझसे संपर्क साधने के लिए मेरे पिताजी के कवच से आत्मा मणि बाहर निकाल रहे हैं। युवराज रुद्रदेव ने लंबी सांस भरते हुए कहा और सीट पर पीछे होकर लेट गए थे। आपको याद दिलाने के लिए बता दूं कि युवराज रुद्रदेव इस समय रिया माथुर के नौकर गोली के भेष में थे और उन्होंने शिंजो और सिद्धार्थ की तलाश में जमीन आसमान एक कर दिया था। तो क्या इससे कोई नया खतरा उत्पन्न हो सकता है? शांति देवी ने सवाल किया। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई नया खतरा उत्पन्न हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि कुलगुरु ने जानबूझकर ऐसा किया है। सब कुछ ठीक चलता हुआ दिखाई दे रहा है। मैंने एक खतरे का आभास किया था, लेकिन वो भी अभी तक नहीं आया है। मुझे बस किसी तरह सिद्धार्थ मिल जाए, उसके बाद मैं अपने राज्य को बचा लूंगा, युवराज रुद्रदेव ने जवाब दिया। युवराज रुद्रदेव जिस खतरे की बात कर रहे थे वो नया खतरा आवृत ही था
अखंडा ने पारद के गायब टुकड़े की मदद से जब आवृत को जागृत किया था, तो उस समय युवराज रुद्रदेव का भी सिर फटने जैसा दर्द हुआ था। और उसके बाद युवराज रुद्रदेव ये समझ गए थे कि आवृत को जागृत किया जा चुका है। लेकिन अभी तक युवराज रुद्रदेव को आवृत से कोई खतरा महसूस नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने उसे अनदेखा कर दिया था। इधर युवराज रुद्रदेव शांति देवी से कवच और आवृत के बारे में जिक्र कर रहे थे, और उधर दूसरी तरफ इंद्रनगर में महाराज चंद्रमौली का कवच हवा से कुंड की तरफ बढ़ चला था। महाराज चंद्रमौली का कवच पहली बार हवा से पवित्र कुंड की तरफ बढ़ा था। ठीक उसी वक्त सिद्धार्थ समेत इंद्रनगर राज्य से जुड़े हुए लोगों के हाथों से जादुई बारिश शुरू हुई थी। अगर देवयानी और शक्ति मौली बेहोशी की अवस्था में ना होते तो उनके भी हाथों से बारिश हो जाती। जैसे जैसे वो कवच इंद्रनगर के पवित्र कुंड की तरफ बढ़ रहा था, वैसे वैसे सबके हाथों से गिरने वाली पवित्र बारिश धीरे धीरे बंद होने लगी थी। महाराज चंद्रमौली के कवच को कुंड की तरफ बढ़ते देखकर कुलगुरु विचित्रवीर का चेहरा सोने की भांति दमकने लगा था। अब उन्हें इंद्रनगर राज्य का भविष्य स्वर्णिम नजर आने लगा था। लेकिन कुलगुरु विचित्रवीर इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ थे कि वो जो अंदाजा लगा रहे हैं वो सरासर गलत है। जिस राज्य रक्षक के बारे में वो अंदाजा लगा रहे हैं कि वो युवराज रुद्रदेव से मिल चुका है, वो राज्य रक्षक जयपुर ट्रॉमा केयर के बाहर बने एक पार्क में अपना हाथ छुपाए बैठा हुआ था। सिद्धार्थ ने जब देखा कि उसके हाथों से जादुई बारिश होनी बंद हो चुकी है, तो वो उठ खड़ा हुआ और दानू की ओर देखते हुए बोला, ठीक है दानू भाई, अब मैं चलता हूँ, गांव आना, अगर रहूंगा तो मुलाकात करेंगे। इतना कहकर सिद्धार्थ आगे बढ़ा तो दानू ने उसे टोकते हुए कहा, अरे तुम्हारे कपड़े ज्यादा भीगे हुए हैं भाई, चलकर चेंज कर लो, फिर जाओ। उसके इतना कहने के बाद सिद्धार्थ रुक गया और दानू की ओर देखते हुए बोला, मैं कपड़े लेकर नहीं आया था भाई, पिछले 4 दिनों से यही पहनकर घूम रहा हूँ। सिद्धार्थ जब दानू से ये बात कह रहा था तब उसकी आवाज में थोड़ा संकोच सुनाई पड़ रहा था। अरे तो कोई बात नहीं भाई, मेरी और तुम्हारी बॉडी एक जैसी है, चलकर मेरे कपड़े पहन लो, मैं यहाँ की लॉन्ड्री में धुलवा दूंगा, शाम को माँ जाएगी तब वो तुम्हारे कपड़े लेती जाएगी, दानू ने सिद्धार्थ से कहा। दानू के इतना कहने के बाद सिद्धार्थ इससे पहले उसे कोई जवाब देता कि उसके कानों में गुल्लू की आवाज सुनाई पड़ी, जाकर बदल ले मेरे बाप, वरना तू रास्ते भर सबसे यही कहेगा कि मैंने तेरे ऊपर टॉयलेट कर दिया है, अपने लिए ना सही तो मेरे लिए जाकर बदल ले। गुल्लू के इतना कहने पर सिद्धार्थ मुस्कुरा कर रह गया और फिर दानू की ओर देखते हुए बोला, ठीक है चलो। सिद्धार्थ के इतना कहने पर दानू ने अपनी पानी की बोतल उठाई और सिद्धार्थ ने गुल्लू को अपनी गोद में लिया और उसके बाद वो सब वहां से अंदर चले गए थे। सिद्धार्थ जब दानू के साथ उस वार्ड में पहुंचा जहां पर देवयानी एडमिट थी, तो उसे देवयानी की तरफ खिंचाव होता महसूस हुआ। सिद्धार्थ इससे पहले भी देवयानी को देख चुका था जब वो रुक्मिणी के साथ यहाँ आया था, लेकिन उसने देवयानी के चेहरे को इग्नोर कर दिया। सिद्धार्थ के वहां आने की वजह से देवयानी की आंखों से निकलने वाले आंसुओं की रफ्तार तेज हो गई थी, लेकिन उसे अब वो लोग इग्नोर कर रहे थे क्योंकि डॉक्टर रुक्मिणी को देवयानी के शरीर में ऐसा कुछ भी अनयूजुअल नहीं मिला था। सिद्धार्थ को वहां देखकर दानू की माँ रेणुका भी खुश हो गई थी। वो सिद्धार्थ से गांव का हालचाल पूछने लगी थी और दानू बैग से सिद्धार्थ के लिए कपड़े लाने चला गया था। रेणुका के पूछने पर सिद्धार्थ ने उन्हें हालचाल के बारे में बताया और उसके साथ साथ उसने बिना पूछे गुरबचन के बारे में भी बता दिया था। गुरबचन का नाम सुनकर रेणुका के चेहरे पर हल्की सी लालिमा छा गई थी, जिसे सिद्धार्थ ने झट से पकड़ लिया था। वो जानता था कि जैसे उसके गुरबचन अंकल के दिल में रेणुका आंटी के लिए फीलिंग है, वैसे रेणुका आंटी के दिल में भी गुरबचन अंकल के लिए फीलिंग है। लेकिन अभी वो इसके बारे में बात नहीं करना चाहता था क्योंकि वो जानता था कि इस चीज के लिए अभी सही समय नहीं है। अभी वे दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी दानू सिद्धार्थ के लिए कपड़े लेकर आ गया। ये लो सिद्धार्थ कपड़े, जाकर चेंज कर लो, और हाँ अपने कपड़े छोड़ देना, माँ धुलवाकर शाम को लेकर चली जाएगी, दानू ने सिद्धार्थ से कहा। और उसके इतना कहने के बाद सिद्धार्थ कपड़े लेकर वॉशरूम की तरफ चला गया था। कुछ देर बाद जब सिद्धार्थ कपड़े चेंज करके बाहर निकला तो उसका लुक एकदम बदला हुआ नजर आ रहा था। सिद्धार्थ स्मार्ट तो था ही, लेकिन जब उसने कपड़े चेंज किए तो उसकी खूबसूरती और निखर कर बाहर आ गई थी। स्मार्ट लग रहे हो, सिद्धार्थ को गुल्लू की आवाज सुनाई पड़ी। सिद्धार्थ ने गुल्लू की बात को अनसुना कर दिया था। उसके बाद वो दानू की तरफ मुड़ा और बोला, थैंक यू दानू भाई, अब मैं चलता हूँ,
वरना मुझे देर हो जाएगी। इतना कहकर सिद्धार्थ वहां से बाहर जाने लगा था। सिद्धार्थ को वहां से बाहर जाते देख देवयानी की आंखों के आंसू और तेज बहने लगे थे। वो राज्य रक्षक को अपने करीब तो महसूस कर रही थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। सिद्धार्थ गुल्लू के साथ जयपुर बस स्टैंड पहुंच चुका था। उसने वहां से बिसलपुर के लिए बस ली और फिर गांव की तरफ निकल गया था। बस जयपुर बिसलपुर हाईवे पर दौड़ रही थी। सिद्धार्थ रास्ते को देखते हुए अपनी जिंदगी के पिछले 3 दिनों के बारे में सोचते हुए अपने हाथ में मौजूद पारद को देख रहा था। कहाँ वो आया था सुकृति का इलाज कराने और कहाँ वो जयपुर शहर को बर्बाद होने से बचाकर वापस अपने गांव अकेले जा रहा था। उसे अब सुकृति की बेतहाशा याद आ रही थी, लेकिन उसके पास ना तो सुकृति की कोई डिटेल्स थी और ना ही उसका कांटेक्ट कि वो सुकृति से बात कर ले। इसलिए उसके पास सुकृति को याद करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। दोपहर के करीब 2 बज रहे थे। सूरज आसमान में तपिश पर था। सिद्धार्थ की बस बिसलपुर गांव के बाहर पहुंच चुकी थी। सिद्धार्थ गुल्लू के साथ बस से उतरा और उसने कंडक्टर को पैसे दिए और उसके बाद वो पैदल ही गांव की तरफ बढ़ चला था। बिसलपुर हाईवे से बिसलपुर गांव की दूरी करीब 1 किलोमीटर की थी और सिद्धार्थ को वो दूरी पैदल ही तय करनी थी। बस से उतरकर सिद्धार्थ जैसे ही गांव की तरफ बढ़ा, उसे ऐसा लगा कि जैसे उसके पीछे कोई आ रहा हो। अपना पीछा होने का आभास होते ही सिद्धार्थ ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। चूंकि एक बार उसके साथ हादसा हो चुका था, इसलिए सिद्धार्थ ने सावधानी के साथ आगे बढ़ना शुरू कर दिया था। सिद्धार्थ बार बार पीछे घूमकर देख रहा था, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था। सिद्धार्थ करीब आधे किलोमीटर की दूरी तय कर चुका था। अब वो गांव के एकदम करीब पहुंचने वाला था, इसलिए वो थोड़ा सा निश्चिंत हो गया था। वो आगे आगे जा रहा था और उसके पैर के निशान बिसलपुर के रास्ते पर बन रहे थे, लेकिन उससे करीब 100 मीटर की दूरी पर 2 पैरों के निशान और बनते जा रहे थे, लेकिन वहां पर कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था। मतलब साफ था, एक अदृश्य ताकत उसका पीछा कर रही थी। लेकिन वो अदृश्य ताकत कौन थी? क्या ये वही थी जिसने राजकुमारी प्रियांशी की जान बचाई थी, या इसके पीछे कोई और था? इसका खुलासा होना अभी बाकी था। अपना पीछा किए जाने से अनजान जब सिद्धार्थ बीरेन शर्मा की हवेली के बाहर पहुंचा, तो उसे वहां पर पूरी तरह सन्नाटा दिखाई पड़ा। हवेली के बाहर सन्नाटा देखकर सिद्धार्थ के मन में थोड़ा सा डर तो उत्पन्न हो गया था, और जब वो हवेली का दरवाजा खोलकर अंदर घुसा तो अपने सामने का नजारा देखकर सिद्धार्थ हैरत में पड़ गया था। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। आखिर कौन था सिद्धार्थ का पीछा करने वाला, और क्या देखा था सिद्धार्थ ने अंदर आने के बाद? क्या होगा जब सिद्धार्थ मिलेगा उस अदृश्य ताकत से? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र सिर्फ पॉकेट एफएम पर।